अब एक उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा जैसे बहुत ही गंभीर विषय, चुनौती जो मध्य प्रदेश भारत के साथ में पूरे मध्य प्रदेश में भी एक चुनौती बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने को अध्यापकों की कमी है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, मरीजों की भरमार है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर बनते हैं शहरी इलाकों से आके, वो जाना नहीं चाहते। निजी कॉलेजों का अपना ढर रहा है। इन सारे चीज़ों से निपटने के लिए किस तरह की रणनीति पर आप विचार कर रहे हैं या आपने काम करना शुरू किया है इतने 1.5 साल में, और आगे आपकी क्या योजना है? ये आपने सही कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को भेजने की है। और इसलिए शहर के जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में लोग ज़्यादा आते हैं और उसके कारण काफ़ी वहाँ पर व्यवस्थाएं प्रभावित भी हो जाती हैं भीड़ के कारण। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे जो ब्लॉक लेवल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो 30 बेड से लेके 50 बेड के होते हैं, वो अच्छे तरीके से जो उसमें मानव संसाधन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए, सभी लोग की भर्ती हो जाए और वहाँ से बहुत ही ऐसे केसेस जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जाएं जिनको डॉक्टर्स रेफ़र करें। क्या आपका सपना है कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी फैसिलिटी हो जाएं जिनसे रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो जटिल सर्जरी है, कैंसर की सर्जरी है, हार्ट की सर्जरी है, बाईपास ऑपरेशन है, और भी बहुत सारे जो जटिल ऑपरेशन है, नी रिप्लेसमेंट हैं, इनके बारे में क्या विचार किया जाए? इसमें न सिर्फ सपना है बल्कि इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में जो 5 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और इंदौर, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस प्रकार का बनाने का, जिसमें सारी सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी हो, इस पर काम हुआ भी है। और आगे जो बचे हुए सुपर स्पेशलाइज्ड जो डिपार्टमेंट है उसको भी हम लोग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वो पुराने मेडिकल कॉलेजेस का ऐसा हो जाए कि उस संभाग के लोग वहाँ पे आने के बाद और कहीं और जाने के लिए मजबूर ना रहें। वहाँ पर किडनी का ट्रांसप्लांट भी हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको रीवा में बता रहा हूँ कि वहाँ पर 8 से 10 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। 10 से 12 एंजियोप्लास्टी प्रतिदिन होती है। बाईपास सर्जरीज हो रही हैं। न्यूरो से रिलेटेड बहुत बड़े जटिल ऑपरेशंस वहाँ पर हो रही। तो जो ये 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुले हैं केंद्र सरकार के सहयोग से, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और इंदौर और भोपाल, पहले से यहाँ पर ब्रॉड स्पेशलिटी इस प्रकार से है कि उस प्रकार के जो बड़े ऑपरेशंस जिसके लिए लोग दिल्ली, मुंबई जाते थे, अब वहाँ जाने वालों की संख्या आधी से कम हो गई है। अब हमारे यहाँ इसकी सुविधा शुरू हो गई है। कैंसर के लिए भी अ, अ, इन 5 मेडिकल कॉलेजेस में बंकर्स का निर्माण शुरू हो गया है। लिनक मशीन जो बहुत ही अत्याधुनिक और लेटेस्ट कैंसर थेरेपी की मशीन है वो ऑर्डर हो गए हैं। ब्रैकीथेरेपी, पेट स्कैन जैसी सुविधा वहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो आने वाले दिनों में इस प्रकार के जो टर्शरी केयर से संबंधित जो मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट की सुविधा होती है वे भी लोगों को मिलने जा रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई मौकों पर इस बात को रेखांकित कर चुके हैं कि ये बाकी सारी चिकित्सा विभाग आपके मेडिकल कॉलेजेस में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग वो है, जिसमें ऑपरेशन के बगैर भी जो है ठीक हो जाती है। जैसे कि कोई मरीज अगर किसी अस्पताल में बेड में भर्ती है तो उसके मसल्स शिथिल पड़ने लगते हैं, उसको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो निजी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो। लेकिन आज हालात ये है कि मध्य प्रदेश में केवल 10-12 हज़ार निजी में क्लिनिक हैं, जो कि फिजियोथेरेपी का काम कर रहे हैं। जबकि आप केवल 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं, जहाँ पर कि फिजियोथेरेपी के बैचलर डिग्री के कोर्स हैं, मास्टर्स डिग्री कोर्स नहीं है।
मोदी जी ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि अगर ऑपरेशन के बगैर फिजियोथेरेपी से कई चीज काम हो जाए, इवन यहाँ तक कि आईसीयू में भी भर्ती मरीज है उसके मसल सही काम करते रहे, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। साथियों, मुझे भी कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट की सेवा लेनी पड़ती है। इसलिए मैं अपने अनुभव के बाद आप सभी से एक और बात कहना चाहता हूं। कोई चोट हो, दर्द हो, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, खिलाड़ी हो या फिटनेस के मुरीद हो, फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। तो न केवल सरकारी अस्पताल हो बल्कि जो निजी हॉस्पिटल हैं, तो बड़े बड़े मोटी कमाई करते हैं, आयुष्मान योजना का दुरुपयोग करते हैं, उनमें भी जो फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट की अनिवार्यता को किया जाए, या मतलब ये मेरा एक प्रश्न भी है और एक मतलब इसको आप सुझाव के रूप में भी ले सकते हैं। क्या इस पर विचार करेंगे आप? ज़रूर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सर्जरी के बिना यदि हम फिजियोथेरेपी से किसी मरीज़ को ठीक कर सकते हैं, इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहाँ कहीं इसकी फैकल्टी और इसके नए कोर्स शुरू करना, डिपार्टमेंट को शुरू करना, उसके भी ज़रूर हम योजना बना के और काम करेंगे। क्योंकि बजट में इसका प्रावधान बार-बार नहीं हो रहा। आपके पहले जो विश्वास सारंग मंत्री थे, उन्होंने कहा हर मेडिकल कॉलेज में जो है इसके कोर्सेज़ खुलेंगे, बीपीटी के, बैचलर्स इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें तो मास्टर्स डिग्री के कोर्स भी शुरू हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है और इसपे कम खर्चा और ज़्यादा सेहत वो और बोझ ना पड़े। आयुष्मान का बोझ भी कम हो, ऐसा नहीं है कि क्योंकि केंद्र सरकार आयुष्मान योजना पर कितना करोड़ों अरबों खर्च कर रही है और आपको खुद पता है कि कोरोना से लेके अब तक कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इसका दुरुपयोग भी किया है। सबसे पहले कोई किसी निजी हॉस्पिटल में जाता है मरीज, तो वो पहले पूछते हैं कि आपका इंश्योरेंस कितने का है। उस इंश्योरेंस के हिसाब से बिल बना दिए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था ये नहीं पूछते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही नॉमिनल दरों पर वो होता है। तो इन चीज़ों पर सख्ती करने के लिए कुछ तरह के निगरानी दल हों, औचक निरीक्षण हो और ऐसे निजी अस्पताल जिन्होंने कि इसको एक सेवा कार्य से का जो सेवा कार्य है जो इसको धंधा बना लिया है। यानी व्यावसायिक रूप से कोई काम करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वाणिज्यिक पहलू इन्वॉल्व हो जाता है, तो उससे मरीज के परिवार को, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को जो असर पड़ता है, वो बहुत दर्दनाक किस्से सामने आते हैं। तो इस दिशा में आपके क्या मतलब सोच है, क्या विचार है और क्या आप करना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो विचार बहुत स्पष्ट है, तो आप कह रहे हैं कि किसी भी योजना का दुरुपयोग तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो भी आयुष्मान में अस्पतालों को इम्पैनल किया जाता है, वो एनएपीएच से एक्रीडेटेड हो, पहली कंडीशन ये होती है। फिर यदि फुल प्रूफ योजना है आयुष्मान योजना कि इसके ऑडिट, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी इम्पैनलमेंट के समय सारे मापदंडों को अध्ययन करना, इसके बाद ही अस्पताल इम्पैनल होते हैं और फिर मरीजों को प्रॉपर तरीके से जैसे बिल वो रेज़ कर रहे हैं, उतना इलाज हो रहा है, इसके औचक निरीक्षण भी होते हैं। आए दिन हमारे पास लोग आते हैं कि आयुष्मान की टीम आई है और वो सब चेक कर रही है और उन्होंने हमारे बेस को रोक दिया है, हमारे पेमेंट हमको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो ये टीम इन प्लेस है, इसीलिए ये सारी गतिविधियाँ और कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो इससे किसी को ऐसा फ्री हैंड नहीं दे दिया है कि वो कुछ भी मनमानी करे। और ये जो लोग करते हैं उनको लगातार पेनलाइज भी किया जाता है। दूसरा एक और पहलू कि सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित और केंद्र सरकार की मदद से चलने वाली आयुष्मान योजना के तहत अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस के जो दिखावे के विज्ञापन आते हैं, तो जैसा दिखाया जाता है जितनी टर्म लोन, ये लोन, वो सारी चीज़ें विज्ञापन होते हैं और जब हकीकत में जब मरीज का वास्ता उन इंश्योरेंस कंपनियों से पड़ता है, तो वो तरह-तरह के जो इतने छोटे वर्ड में जिसको पढ़ा भी नहीं जा सकता, उनके क्लॉज़ को गिना के उनको डिनाई कर देते। तो
ऐसी इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ भी कोई कड़ा और सख्त कदम लेकर आप कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इसमें यदि इस प्रकार की कोई शिकायत हमको प्राप्त होती है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित विषय में किसी के साथ इस प्रकार की परिस्थितियों को उनको सामना करना पड़ा है, तो जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी, जो हम करने से नहीं चूकेंगे, ज़रूर करेंगे। इसके अलावा और क्या आप नया करना चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग में, जिससे कि आपकी एक पहचान रीवा से एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ की बनी, एक कुशल प्रशासक के रूप में और सक्षम आप अपने आप तो को फिर हमें 3 मुद्दों पे हम काम करेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि एक तो सब हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हमारे 5,000 पॉपुलेशन में होते हैं सब हेल्थ सेंटर, करीब 30,000 पॉपुलेशन में होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और 1.25 लाख से 1.5 लाख के पॉपुलेशन में होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यहाँ पे बीपीएचयू लैब, जो खून की जांच वगैरह, ये हब एंड स्पोक मॉडल में ये सुविधा अब उपलब्ध हो गई है कि वहाँ पर सारे लैब्स रहेंगे और लोगों की जांच हो सकती है, और उसके लिए उनको ज़िले में नहीं आना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा काम अभी शुरू हो रहा है, टेलीमेडिसिन का। ये हमारे जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी नहीं है, हमारे मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर में विशेषज्ञ नहीं है। तो वहाँ सब हेल्थ सेंटर में यदि कोई व्यक्ति आता है, तो वहाँ पर बैठा हुआ जो हमारा सीएचओ है, नर्सिंग ऑफिसर है, वो टेलीमेडिसिन से जिला अस्पताल के विशेषज्ञों से कंसल्टेशन करते हैं। यानी कि वीडियो के जरिए जो है वो वीडियो के जरिए वो पेशेंट को देख सकते हैं। रोटेशन में उन सबकी ड्यूटी रहेगी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में। उनको वो प्रोविजनल जो ई संजीवनी पोर्टल है, प्रोग्राम है जो भारत सरकार का, उससे प्रिंटेड उनको प्रोविजनल प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है। वो जाके अपनी खून की जांच वगैरह करा के अगले दिन फिर आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, फिर उनको फाइनल प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है। और यदि किसी केस में विशेषज्ञ को लगता है कि इनको जिला अस्पताल बुलाना है या मेडिकल कॉलेज आना है, तो उनको गाइड कर सकते हैं कि आप जिला अस्पताल आइए या मेडिकल कॉलेज जाइए। तो उससे उनको घर बैठे वो विशेषज्ञों की सलाह मिल सकेगी। तो टेलीमेडिसिन, मैं आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सभी को ये निवेदन करता हूँ कि आप जो टेलीमेडिसिन की सुविधा है, उसको यूज़ करने की आदत डालें। जैसे आज भारत में डिजिटल पेमेंट के मामले में देश में हम सबसे आगे हैं, सबसे शुरुआत करने वाले हैं, सबसे आगे हैं। तो यदि इसको भी हम अडॉप्ट करेंगे, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी के कारण सबको शहर में भागना पड़ता है, तो शहर में आने के बजाय वो अपने सब हेल्थ सेंटर में बैठ के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठ के विशेषज्ञों से बातचीत करके और अपने प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट की सुविधा है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि किसी को टर्सरी केयर की आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज में, जैसा आपने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेज होते हैं, जिसमें हार्ट, किडनी से लेके और बड़ी, उसके लिए वो मेडिकल कॉलेज में आए और वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आए, वो तो समझ में आता है। लेकिन बाकी सुविधाएं उनको वहाँ पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से मिल सकती है। तो इसको हम जोड़ दे रहे हैं, ये पूरी तरह से फंक्शनल होके और ये बिल्कुल अपने रफ्तार से चले। और तीसरा, एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलना, जिससे डॉक्टरों को उपलब्धता बढ़े। तो आपने देखा कि पहले 5 थे हमारी सरकार आने के पहले, 17 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। इस साल 2 और शुरू करेंगे, अगले वर्ष 4 और हो गए, उसके बाद फिर 4 हो गए। ऐसा करके 25 मेडिकल कॉलेज तो हमारे सरकारी हो जाएंगे। और 12 जिलों में निजी पूंजी निवेश से हम 12 जिलों में, जिसमें कटनी है, पन्ना है, धार है, बैतूल है, टीकमगढ़ है, सीधी है, इस प्रकार के जिलों में निजी पूंजी निवेश से मेडिकल कॉलेज शुरू करने की हम तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। बच्चे वहाँ पर एमबीबीएस की डिग्री लें, पीजी के कोर्स करें, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा डॉक्टर की उपलब्धता हमारी बॉन्ड पोस्टिंग के माध्यम से उपलब्ध हो सके। तो ये तीनों चारों काम जब हो जाएंगे, सब हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर से टेलीमेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारे ऐसे हो जाएं कि जिला अस्पताल से कम न रहें, और मेडिकल कॉलेज में हमारे सुपर स्पेशलिटी के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ जो आप कह रहे हैं कि लोगों को मुंबई, दिल्ली और नागपुर न जाना पड़े, ये सारी चीज़ों के लिए जो आवश्यक तैयारी है, जो आवश्यक मानव संसाधन की स्वीकृति और भर्ती है,
मशीनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, नया रीडेवलपमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज कैंपस, ये सारा काम करना है। तो ये सारे कामों पे हम लोग पूरी ताकत से इसलिए काम कर रहे हैं कि हमें अपने हेल्थ इंडिकेटर्स को बेहतर बनाना है। आज आईएमआर और एमएमआर, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में हम अब सुधरना शुरू हो गए हैं और हमें देश में इन इंडिकेटर्स में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त करना है, ये हमारा लक्ष्य है। जैसे एनर्जी सेक्टर में काम हुआ, जैसे इरिगेशन के सेक्टर में काम हुआ, जिसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मध्य प्रदेश में काम हुआ है। हम एक परफॉर्मेंस स्टेट है और कई बिगड़े हुए क्षेत्रों को हमने सुधारा है। अब हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में हम किस तरीके से सबसे आगे हो जाएं, इसके लिए जो हमने लक्ष्य तय किए हैं, न सिर्फ लक्ष्य तय किए हैं बल्कि उसका रोड मैप भी बना लिया है। उस रोड मैप पर चलना हम शुरू कर चुके हैं, जिससे कि हम अपने सारे स्वास्थ्य के जो सूचकांक हैं उनमें हम देश में टॉप 3 राज्यों में रहें। अब बस 2 सवाल और करूँगा आपसे, क्योंकि आपका बहुत व्यस्त शेड्यूल है और बहुत लोग बैठे हुए हैं। एक तो ये कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि गांव का बच्चा एक महानगर में या बड़े नगर में पढ़ने आता है मेडिकल कॉलेज की, और वो 5 साल 6 साल रहता है, इंटर्नशिप करता है, फिर जो है ताकि पोस्ट की ग्रेजुएट डिग्री करता है, 10 साल हो जाते, तो वो इतना हैबिचुअल हो जाता है कि वो गांव में जाना पसंद नहीं करता। एक तो इसके लिए कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए जहाँ सब जो हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, ताकि वो वहीं की मेंटेलिटी में घुले मिले रहें और वहीं पर काम कर सकें। ये प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलना और आने वाले 3-4 वर्षों में 75,000 एमबीबीएस की सीटों को बढ़ाना। उसमें मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी निजी पूंजी निवेश से 12 जिलों में, 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल जाए। जैसे हमने आपको बताया, सीधी भी है, बैतूल भी है, धार भी है, टीकमगढ़ भी है, पन्ना कड्डी भी है। इस प्रकार की जगहों पे मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे तो सरकारी और प्राइवेट मिला के, जैसा हमें अब पता है कि आने वाले वर्षों में 25 हो जाएंगे सरकारी और 12 ये प्राइवेट, तो 37 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, जो 5 से किसी ज़माने में। तो उससे हर ज़िले में मेडिकल एमबीबीएस छात्रों की संख्या हमारी बढ़ेगी और वो ग्रामीण क्षेत्रों में बॉन्ड पोस्टिंग, रूरल बॉन्ड हम लोग देते हैं। कोई भी बच्चा एमबीबीएस करता है तो उसको 5 साल पढ़ने के बाद जो हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो कंडीशन है, कहीं पे 1 साल बॉन्ड है, कहीं 2 है, कहीं यदि मेधावी छात्र है तो वो 5 साल का बॉन्ड रहता है। तो वो बॉन्ड पोस्टिंग में जाके यदि अपनी ड्यूटी करेंगे तो उनको भी डॉक्टरी के पेशे की परफेक्शन आएगा और डॉक्टरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। दूसरा, एक आपने बहुत अच्छी सरकारी अस्पताल खोले, उसके लिए साधुवाद है सरकार को। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो निजी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, उन निजी मेडिकल कॉलेज में मैं अपने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पे आपको बता सकता हूँ कि एक ही डॉक्टर 6 मेडिकल हॉस्पिटल में प्रोफेसर के रूप में दर्ज है। तो इनके लिए कोई एक नियंत्रण निगरानी दल बनाया जाए, जबकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेडिकल काउंसिल कहती कि एक डॉक्टर एक दिन में केवल ओपीडी में 24 मरीज देख सकता है, लेकिन 200 300 मरीज आ जाते। लेकिन ये जो निजी मेडिकल कॉलेज है, जिन्हें मतलब दुकानें टाइप, मतलब इन्होंने जो है खोल ली है और बड़े बड़े लंबे चौड़े पैसे लेके चीजें करते हैं, और बड़े पैसे वाले होते तो वो रशिया और यूक्रेन जैसे देशों में भेज देते। तो इन पर नियंत्रण करने के लिए कोई एक निगरानी दल हो जो इन इन चीजों पर जो है खास तौर पर नियंत्रण कर सके। कि क्योंकि क्या होता है कि जो दिल्ली की जो टीम आती है मेडिकल काउंसिल की, वो तो एक बार आती है, उस समय वो किराए के मरीज भर्ती करा के मरीजों की संख्या दिखा देते हैं, डॉक्टरों की संख्या दिखा देते हैं, उनकी उपस्थिति दिखा देते हैं। तो इसके लिए स्टेट लेवल पर भी कोई इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो काफ़ी इस पे लगातार अपनी चीज़ों को सख्त कर रहा है, सर्विलेंस का। और अब तो थंब इम्प्रेशन और कई चीज़ों से वो मॉनिटर करते हैं कि एक प्रोफेसर कहीं 4 जगह तो नहीं है, रजिस्टर्ड है। तो लगातार इस प्रकार की जो बातें आप कह रहे हैं, कि जो शिकायतें आई हैं, उसको बहुत गंभीरता से नेशनल मेडिकल कमीशन ने लिया है
यदि किसी को किसी प्रोफेसर की किसी मेडिकल कॉलेज में पदस्थापना है तो रेगुलरली वो वहाँ पर उपस्थित है कि नहीं है, राज्य स्तर पर भी हो। और राज्य स्तर पे भी इसको हम लोग जो आवश्यक सर्विलेंस का सिस्टम होगा उसको जरूर बनाएंगे। मित्रों, अब हम इस कार्यक्रम से अलविदा लेते हैं, विदा करते हैं। और राजेंद्र शुक्ल जी ने राजनीतिक से लेके अपने विभाग के लिए जो बारीक पहलुओं पर बड़ी बारीक निगाहों से, पैनी निगाहों से जो चीज़ें आपके सामने पेश की हैं, मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए एक बड़ा सदुपयोगी साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।